नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं समाज की इस दुनिया की एक सबसे महान शख्सियत, जिन्होंने हमेशा किसानों की आवाज उठाई और किसानों की आवाज को सरकार तक लेके गए। चाहे वो आज के मुद्दों की बात हो या पुराने समय में किसानी की बात हो, हमेशा किसानों के लिए लड़ते रहे, हमेशा डटे रहे, बेबाकी से बोलते रहे। और आज हमें बहुत खुशी होती है कि कुछ हमारे नेता, कुछ हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं जो हमारी आवाज को इतनी बुलंद और इतने अच्छे तरीके से उठाने की जो है हिम्मत रखते हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ समाज में आगे बढ़ रहे हैं। इनके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी चौधरी साहब के विचारों को बड़े ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इनका जो योगदान रहा है इस देश के लिए वो हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। दोस्तों, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। सर, आपकी जो यात्रा रही है जी, शुरू से अब तक की, चौधरी जो चरण सिंह जी थे उनके साथ आपका बेहद करीबी नाता रहा है। बहुत करीबी जी। तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई और उनके साथ जब आप रहे हो वो अनुभव आपका कैसा रहा? मतलब कैसी वो शख्सियत थी सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं जब इस स्टूडेंट लाइफ में प्रेसिडेंट था मेरठ कॉलेज में 2 बार, तब मैं लोहियाइट था। मेरे संबंध लोहिया, राजनारायण, मधुबले में इन लोगों से थे। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी खुरबुर हो गई, तो मैं तभी चौधरी चरण सिंह ने बीकेडी बनाई थी, तो मैं उनके संपर्क में आया और वो मुझे बहुत पसंद करने लगे। उन्होंने मुझे पार्टी में जिम्मेवारी दे दी और मुझे 76 में बागपत का टिकट दे दिया। बागपत से 3 बार उनका उम्मीदवार हार चुका था, चूंकि बागपत जाट बहुल एरिया नहीं था, मुस्लिम बहुल एरिया था। मुझे टिकट दे दिया और ईश्वर की कृपा से मैं वो चुनाव जीत गया। तो वहां से मेरी उनसे पहचान शुरू हुई। फिर मुझे उन्होंने राज्यसभा भेजा, सब इस तरह से चलता रहा। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था, चूंकि वो बेसिकली बहुत ईमानदार और नैतिक मूल्यों वाले आदमी थे। जब चौधरी चरण सिंह जी की बात आती है प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उनको एक बड़े ही सरल किसान नेता के तौर पे और बहुत कम जानकारी रखने वाले नेता के तौर पे गिना जाता है। जानकारी उनकी बहुत थी, तो उन्होंने किताबें लिखी हैं, खास तौर से आर्थिक नीति, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति उनकी लास्ट किताब थी। और वो एक एक चीज जानते थे देश के बारे में। व्यक्तिगत तौर पर अगर व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत ही अच्छे आदमी थे, चरित्रवान थे, ईमानदार टू द हिल, और बहुत ही स्नेहपूर्ण उनका व्यवहार रहता था। अब मेरे घर कभी आते थे तो मेरे बेटे को से बिना, छोटा था वो, तो उसके खिलौने देखना, उससे बात करना और सब, वो बहुत बहुत स्नेहपूर्ण उनका व्यवहार रहता था हमेशा। और अगर छोटू राम जी की अगर हम बात करें, छोटू राम जी मैंने नहीं देखे, उनके बारे में तो सुना ही है। हाँ, आपने उनको नहीं देखा। अगर हम छोटू राम जी की बात करते हैं तो जो आज का जो किसान है, हम देखते हैं कि जैसे अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, वो उनके नेताओं को आज भी पकड़े हुए हैं। परंतु अगर छोटू राम जी की बात करें तो हमारे जो किसान हैं, ऐसा देखने में मिलता है कि काफी हद तक छोटू राम जी को भुला चुके हैं। भुला चुके हैं, सही कहा। कोई मेजर देखिए, बेसिकली उनका इतना बड़ा योगदान है कि पंजाब हरियाणा में तो किसानों पे जमीन ही नहीं होती, ये सब गिरवी रखी थी महाजनों के यहाँ। वो तो चौधरी छोटू राम ने आके, जब उनकी सरकार बन गई, और कांग्रेस में नहीं थे वो, उनकी यूनियनिस्ट पार्टी के नाम से बनाई थी उन्होंने, सर सिकंदर हयात खां और सर फजले हयात खां और ये अपने छोटू राम जी, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। तो उन्होंने कानून बना दिया कि किसान की जमीन, उसका घर, उसका बैल, उसका बीज, उसका हल, ये कितना ही कर्जा हो, गिरवी नहीं रखा जा सकता। तो वो सारी जमीनें उन्होंने छुड़वाई। आज उनकी वजह से जमीन है सब किसानों के पास। तो उनको जो किसान अभी भूल चुके हैं, इसका कारण क्या रहा है समाज में? ये जो फैक्टर आया है, ये तो देखो ऐतिहासिक कारण है। अब किसी को अशोक महान याद है क्या? हाँ जी। तो लोग भूलते हैं पीढ़ी के साथ। दूसरे ये कि जो नए नेता आए, उन्होंने उनकी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया। हाँ जी। कहीं ना कहीं जो राजनीति में हमारे नए नेता आए, हाँ, उनकी भी गलती है, वो उनका जिक्र ही नहीं करते, वही नहीं जानते उनके बारे में। हाँ जी।
आज जैसे चौधरी चरण सिंह जी थे, छोटू राम जी थे, इनको अगर हमें समाज में ज्यादा से ज्यादा इनके विचारों को लेके जाना है किसानों तक, किसानों के बच्चों तक, तो जैसे सोशल मीडिया आज बहुत हावी हो चुका है, हर जगह इंटरनेट हर जगह है, तो क्या संभव है कि हम इनके विचारों को फिर से जागृत कर पाए? क्यों नहीं संभव है। मैं बैठा हूँ, आपके पीछे किताब रखी है छोटू राम पे, कहीं से कहने कल ही मंगवाई मैंने। तो एक तो जिज्ञासा होती है, वो नेता बिना पढ़े लिखे होने लगे हैं, वो ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं, अखबार पढ़ते हैं, अपना नाम पढ़ते हैं, बाकी किसी मामले की डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो पहले तो नेताओं की बनावट खराब है कि वो अपने नेताओं के बारे में जानते नहीं, फिर दूसरे वो उनके बारे में बोलते नहीं, प्रोपेगेट नहीं करते, तो उसकी वजह से उसका लोगों में उस तरह का असर नहीं है। अगर आज नेताओं या फिर राजनीति की थोड़ा सा जिक्र करें तो ये सुनने में आया है, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में हम जिन भी लोगों से मिलते हैं, जिन भी शख्सियत से मिलते हैं, तो उनका कहना ये है कि आपका नेता वैसा ही होता है जैसा आप चाहते हो। आप जिन मुद्दों पे वोट करते हो, जिन मुद्दों को चुनते हो, आपका नेता आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो ये जो आजकल जो राजनीतिक गिरावट देखने को मिली है, जैसे आपके पास भी हमने देखा, सोशल मीडिया के थ्रू जाना कि यहाँ पे भी जो है रेड हुई थी, आपके गांव में भी रेड हुई थी, तो ये जो राजनीतिक गिरावट जो आई है समाज के रहते हुए, इसके लिए राजनेता ज्यादा जिम्मेदार है या कहीं ना कहीं जनता की ज्यादा जिम्मेवारी है? नहीं, जनता की तो बेचारी जनता तो अबोध होती है, उसकी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ जी, नेताओं की ही जिम्मेवारी है। हाँ जी। तो अब ऐसे में अगर कोई भी इंसान है जो वोट का अधिकार रखता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, किन बातों का ध्यान रखते हुए उसे वोट करना चाहिए? क्योंकि जो हमारी अबोध जनता है, जैसा आपने वो उसको इस पे करना चाहिए। वो सब लोग जांचे परखे होते हैं, कौन उनके पक्ष में है, लड़ा है, संघर्ष किया है, कुर्बानी दी, उसको वोट करना चाहिए। तो जब ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कई बार हमें देखने को मिलता है कि कोई क्षेत्रीय पार्टी है या फिर कोई निर्दलीय नेता है या फिर कोई बड़ी पार्टी भी है, तो पार्टी का फैक्टर मायने रखता है या फिर वहां पे एक इंसान मायने रखता है जो आपके लिए लड़ रहा है? वो तो फैक्टर तो पार्टी का ही रहता है, लेकिन इंसान का फैक्टर भी रहना चाहिए। कई बार पार्टियां गलत लोगों को टिकट दे देती हैं। ये मैं आपसे चौधरी साहब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई जगह समाज में जब बातचीत होती है, बैठते हैं, तो ये सुनने को मिलता है कि हमारे देश में लोकतंत्र कम है, पार्टी तंत्र ज्यादा है। कि पार्टी अगर किसी गलत इंसान को टिकट देती है तो जनता जो उस पार्टी को चाहती है वो कहीं ना कहीं मजबूर होती है उसको वोट देने के लिए। देती है, पर ऐसा नहीं है, हराते भी हैं गलत टिकट। हाँ जी। तो इस विचार से आप कहाँ तक सहमत? मैं सहमत हूँ। इसमें बेसिकली तो इम्पोर्टेंट तो पार्टी है, क्योंकि लोकतंत्र में पार्टी सिस्टम होना जरूरी है, इंडिविजुअल सब नहीं चलेगा। लेकिन लोग इतने प्रबुद्ध होने चाहिए कि पार्टी अगर गलती कर दें तो लोग गलती ना करें। हमारे हरियाणा की, पंजाब साइड की जो मैं अगर बात करूं, तो आज जो हमारे गांव है वहां पे पशुपालन कम हो गया है, खेती लोग छोड़ चुके हैं, और हमने रिसेंटली देखा 2020-21 में कि उन्होंने आंदोलन भी बड़ी जोरों शोरों से लड़ा। इसके बावजूद भी, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी, राजनीति में या फिर उनके जो निजी कार्य हैं जैसे पशुपालन है, खेती है, इसमें इतने बड़े स्तर पर गिरावट देखने को क्यों मिली है? इसके पीछे आपके अनुसार क्या कारण है? इसका कारण बेसिकली तो जो समाज की भौतिक जरूरतें हैं वो है। तो बहुत गिरावट नहीं है, हम इस शोर मचा रहे हैं गिरावट है, समाज अब भी अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं। अच्छे लोग भी हैं अभी समाज में। और इसके साथ साथ आप यूथ के बारे में बहुत बात करते हो, यूथ की एकजुटता के बारे में बहुत बात करते हो। तो जो यूथ है हमारा, अभी देख रहे हो विदेशों में बहुत बच्चे जा रहे हैं, कोई डोंकी लगा के जा रहा है, अलग अलग तरीके से एजेंट्स के थ्रू जा रहे हैं। तो जो हमारे युवा है, ये हमारा यूथ किस तरफ जा रहा है? क्या ये रास्ता सही है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो उसकी मजबूरी है, समाज में बहुत मौके नहीं है उसको आगे बढ़ने के, अच्छी नौकरियां नहीं है, व्यापार नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो अपना गुजारा करेगा, लेकिन उसको संघर्ष करना चाहिए परिस्थितियों से। वो कैसे संघर्ष करे? अब अगर कोई युवा पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद वो सरकार से बोलता है कि हमारे लिए नौकरियां भी होनी चाहिए,
और नौकरियां अभी नहीं है, यहाँ तक कि कुछ। भाई मैं आपको एक बात बीच में टोक के कह रहा हूँ, आप एक ठेला लगा के खड़े हो जाओ, हाँ जी, तो आपकी शाम की आमदनी उससे ज्यादा होगी जो नौकरी करता। बिल्कुल जी। कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप भी नौजवानों में आनी चाहिए, कुछ अपने से करें, और करेंगे तो वो आराम से रहेंगे। तो आपके अनुसार जो युवा है उसको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, रोजगार मत मांगो। हाँ, नौकरी मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। आप एंटरप्रेन्योर बनो, खुद रोजगार पैदा करो। एग्जैक्टली। और जो अभी किसानी के मुद्दे पे हम वापस आते हैं थोड़ा सा, हमारे जो किसान नेता हैं इन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, जहां तक कि SKM हम जो 2021 का जो अभी हुआ था किसान आंदोलन, उसमें बहुत बड़ी भूमिका किसान आंदोलन में रही है उनकी भी। उसके बाद कुछ, और उससे पहले भी कुछ किसान नेता इलेक्शन में गए, उन्होंने चुनाव लड़े। किसानों की लड़ाइयां लड़ने के बाद भी किसान नेताओं को राजनीतिक तौर पर किसानों ने स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, किसान नेताओं को भी अगर वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इमीडिएटली ये नहीं सोचनी चाहिए कि हमें वोट भी दे दें जी। लड़ाई का सोचना चाहिए, लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं कि नहीं हैं, तो उनके लिए रहो। वोट एक अलग चीज है, वोट तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली चढ़ूनी जी से मेरी बात हुई थी, तो उनके विचार थे कि जो राजनीति, जो वोट डालता है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक है, गैर राजनीतिक जैसा कुछ नहीं होता। इस बात से आप भी सहमत होंगे। तो वो कहते हैं कि किसान नेता को या फिर किसानों को चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए? क्या उनका ये राजनीतिक अधिकार है? लड़ना चाहिए, लेकिन हार जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। ये बात है जी। बस अगर वो हारते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, फिर लड़े, जीत जाएंगे कभी। कहीं ना कहीं अपने मुद्दे किसानों तक पहुंचाएं। हमारी अभी यूथ की अगर हम बात करें, नए बच्चों की, युवाओं की, तो जो युवा है, आप काफी बार बोलते हो, राजस्थान में हमने देखा है आपको, और अलग अलग जगहों पर आप हमेशा बोलते हो कि जो हमारी लड़कियां हैं वो आज लड़कों से आगे निकल चुकी हैं, बहुत आगे। हमारे लड़कों को तो रोटी बनाना भी नहीं आता। ये प्रकरण क्या है? आप ऐसा क्यों बोलते हो? देखिए, एक तो लड़कियों में कोई उस तरह के ऐब नहीं है जो युवाओं में है, नशे पत्ते का, इसका उसका जी। दूसरे, लड़के अपने परिवार पे हावी होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं, तो वो पढ़ाई में अव्वल हैं सब जगह। मैं तो देखता था जब गवर्नर था, जाता था कॉन्वोकेशन, सारे गोल्ड मेडल 30 में से 25 लड़कियों के होते थे और 5 लड़कों के होते थे। तो लड़कियों में बहुत एरोगेंस होती है, गुंडागर्दी की तरफ जल्दी जाते हैं, नशे की तरफ जल्दी जाते हैं, और उनमें जो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए अपने दौर में कुछ करने की, वो कम है। फिर लीडरशिप भी जो पार्टियों की आ रही है वो उन्हें इंस्पायर नहीं करती। जब हम लोग राजनीति में आए तो लोहिया, चरण सिंह, मधुलिम, ये लोग थे जो जिनको देख के हम इंस्पायर होते थे, ऐसे होना चाहिए। जो लोहिया जी की आपने बात की, चौधरी चरण सिंह जी की बात की, उनके जो उस समय के जो विचार थे किसानों के प्रति, जो उनकी भावनाएं थी, वो आपको किसान आंदोलन में, किसानों की लड़ाई में या फील्ड में कहीं पे आपको वो आज भी जिंदा है, वो देखने को मिलती है? बहुत ऐसा नहीं है। जैसे किसान आंदोलन था, तो अगर किसान आंदोलन के टाइम पे चौधरी चरण सिंह जी होते तो वो क्या करते? चरण सिंह जी तो आंदोलन के खिलाफ थे। आंदोलन के ही खिलाफ थे? अच्छा जी। वो ये कहते थे चुनाव हो रहा हो इनको। हाँ, तो मतलब ये एक निष्कर्ष निकलता है कि आप भाग ले सकते हो चुनाव में, किसान भी, परंतु अगर आप हारते हो, तो उसका बुरा मत मानो, अपने मुद्दे वहां तक पहुंचाओ, लड़ो, और दोबारा से फिर से फील्ड में आओ और लड़ते रहो जब तक आप जीत नहीं जाते। और ऐसे में जो हमारे किसान हैं, आप आज जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, किसान MSP के लिए लड़ रहा है, MSP उसको नहीं मिल पा रही है, तो जो वर्तमान स्थिति है किसान की, ऐसे में वो आने वाले समय में कैसे सरवाइव करेगा? आपका किसानों के लिए सीधा सीधा क्या संदेश है? किसानों के लिए संदेश है, खेती अपनी ठीक से करो, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, उनमें महत्वाकांक्षा पैदा करो और संघर्ष हो उसमें हिस्सेदारी करो। MSP का जहां तक ताल्लुक है, लोग मिसगाइडेड हैं। लोग ये समझते हैं MSP के माने है कि MSP का जो दाम थे वो उस पर सरकारी खरीद हो सारी, वो नहीं है।
एमएसपी का यह है कि आपने एक दाम तय कर दिया, होता ही है हर साल तय, तो उससे नीचे जब जाएगा बाजार, जनरली नहीं जाता है, तो सरकार इंटरवीन करके खरीद लेगी, लेकिन फिर बेचेगी भी तो सरकार बहुत घाटे में नहीं रहती है। लेकिन एमएसपी मिल इसलिए नहीं रहा है कि अनाज के व्यापार में अडानी वगैरह लोग आ गए। अडानी के बड़े बड़े गोदाम है पानीपत में, उसने फसल खरीद के डाल दी है, तो सरकार अगर एमएसपी तय कर देगी तो उसको उस पर देना पड़ेगा, तो उसमें अडानी का नुकसान हो जाएगा, इसलिए एमएसपी नहीं दे रहे हैं। अभी जो ये साइलोज हैं अडानीज वगैरह के, तो इनमें हम देखते हैं कि इनके बाहर कई कई किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की लाइनें होती हैं, गर्मी है, मच्छर है, रात को किसान वहां बैठे रहते हैं, बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे में मंडी व्यवस्था सुचारू नहीं होनी चाहिए। मंडी व्यवस्था तो खत्म ही हो गई। हाँ जी। मंडी व्यवस्था जब थी तो बहुत सुविधा थी, किसान अपनी। अच्छा, एक पहले अजीब चीज मैंने देखी, बचपन में तो खुद जाता था अपना गेहूं बेचने, या आड़ती के यहाँ डाल के, आपसी विश्वास इतना था कि डाल के चले आते थे। आड़ती कोशिश करता था अच्छे दाम पे बिके और आपको पैसे दे देता था। अब कोई सुरक्षा किसान को नहीं है उस तरह की। किसान को तो अब मंडी में तो फसल की भी सुरक्षा नहीं है। अगर कुछ नहीं। दो दिन 3 दिन बैठना पड़ गया, और कहीं ना कहीं जैसे हमारे जो चरण सिंह जी उन्होंने लड़ाई लड़ी, छोटू राम जी ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ी कि किसानों को उनका हक मिले और ये जो साहूकार जो प्रथा है वो बंद हो। तो आज अगर हम देखते हैं तो हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं। अगर अडानी और अंबानी, ये जो बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट है, ये अगर खेती में डायरेक्ट इंटरवीन करेंगी तो बर्बाद हो जाएगा सब। ऐसे में किसान अब अपनी लड़ाई कैसे लड़ सकता है? खुद लड़े, संगठन बना के अपना, क्यों नहीं लड़े? किसानों के संगठन है सर, थे कभी, अभी भी हैं, पर उतने मजबूत नहीं है जितने पहले थे। पहले ज्यादा मजबूत। और जो हमारे युवा हैं, जो लड़के हैं या फिर जो लड़कियां हैं, तो आज के समय को देखते हुए, जब भविष्य है, आपने बहुत कुछ देखा है। आपने चौधरी चरण सिंह जी का समय भी देखा है, आपने उनके सानिध्य में रह के राजनीतिक सफर देखा है, तय किया है आगे बहुत कुछ जो आगे आने वाला है। आप राजनीति में भी बहुत बड़े पद पर रहे हो, आपका जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, चाहे वो धारा 370 है। तो अब आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि अपना वो एक गोल तय करें, मेरा ये है, और वो ऊंचे से ऊंचा तय करें, उसके लिए स्ट्राइव करें, संघर्ष करें। कोई पहले झटके में जो आप चाहोगे नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी आप कामयाब जरूर हो। समर्पण की भावना, हाँ, समर्पण नहीं बल्कि उसको कहिए, हाँ, एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हमको ये करना है। उसके वो अपने आदर्श ही तय नहीं करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन का रोल रहता है। एजुकेशन तो इसका बेसिकली क्या है कि युवा ना तो पढ़ते हैं ना लिखते हैं, अखबार भी नहीं पढ़ते ठीक से। हाँ जी। जो बाहर दुनिया में हो रहा है उसको समझे, उसमें मैं कहाँ हूँ, अपनी जगह तय करें, और तब अपने गोल्स तय करें। अपने जब गोल्स तय करेंगे तो उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं। अब आपको खाना आपके सामने रखा है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं खाओगे तो वो मुंह में थोड़े नहीं चला जाएगा, टुकड़ा तुम्हें खुद ही तोड़ना पड़ेगा। तो युवाओं को भी ये समझना चाहिए कि आप खुद आगे बढ़ो, सरकार के या किसी भरोसे पर रहने की जरूरत नहीं है। आपका, मैं कई बार मैंने बयान सुना है, आप बोलते हो, कहीं भाषण दे रहे होते हैं तो बड़ी खूबसूरती से आप एक बात रखते हो कि जो आपकी पढ़ाई है, आपके बच्चों की पढ़ाई है, उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। किसी बूढ़े के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो तो उसकी पैरवी कर रहे हो या काज कर रहे हो, वो मत करो। अच्छी जगह पढ़ाओ, संस्थाओं में अच्छी में भेजो, और उनकी पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो। तो मेन ये है कि शिक्षा, और उसके बाद युवा इंडिपेंडेंट बने और कुछ अपने लिए गोल तय करें, और उसके लिए प्रयास करें, गोल अपना अचीव करें। तो आपने बहुत समय तक बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, काफी कुछ जो है आपके नाम पर दर्ज है, इतिहास में हमेशा के लिए रहेगा। और आप जैसे लोग आज समाज में हमारे बीच बैठे हैं, हमारे लिए यही बहुत है। आपने सरकारों तक आवाज पहुंचाई है, हमेशा बेबाकी से बोलते रहे हो। तो ऐसे में आपको कभी डर नहीं लगता किसी चीज से? डर तो मुझे कभी नहीं लगता किसी चीज से। डर तो अगर शेर भी सामने आ जाएगा तो नहीं लगेगा, लेकिन हिफाजत तो करना मेरा खुद फर्ज है कि मैं शेर के मुंह में ना जाऊं।
तो मुझे उसका नुकसान तो हुआ है बहुत, पर मैं उसको महसूस नहीं किया। नुकसान मुझे यही हुआ जैसे मैं अभी एक कमरे के घर में आपसे मिल रहा हूँ, आजकल के तो एमएलए कोठी बनाए बैठे हैं सब जी। तो लेकिन मुझे वो फील नहीं होता कि मुझे कोई नुकसान हो गया मेरा या कोई। अब जब नुकसान नहीं महसूस होता तो डर किस चीज का है। किताबों से बहुत ज्यादा लगाव है आपके पीछे रखी 4 किताबें भी ताजा लाया हूँ कहीं से, जिसमें एक छोटू राम पे है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि जो हमारे युवा है आजकल वो रील ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, किताबें नहीं पढ़ते ही नहीं, उसी पे कर लें। बिल्कुल इस पे आपने फोन पे ही पढ़ ले, पढ़ते ही नहीं है। फोन पे भी बहुत सारी बुक्स हैं बट वो बुक्स नहीं चलती, वहां पे एंटरटेनमेंट जाता है। आपने इतनी लड़ाइयां लड़ी, राजनीतिक सफर रहा, आप देश में जम्मू से लेके गोवा तक राज्यपाल जी हाँ, जम्मू कश्मीर, पहले बिहार, फिर कश्मीर, फिर गोवा, फिर मेघालय, और एक चार्ज कुछ दिन मेरे पास 2.5 महीने के लिए उड़ीसा का भी रहा। उड़ीसा का? तो 5 स्टेट का गवर्नर जी। तो इतनी जगह, भारत का इतना बड़ा हिस्सा देखने के बाद आपकी सबसे अच्छी पसंदीदा जगह कौन सी रही? सभी है, देश में कोई जगह खराब नहीं, सभी अच्छी जगह। जहाँ पे आपका कोई विशेष लगाव रहा? मेरा कोई विशेष लगाव कहीं नहीं रहा, लेकिन ये है कि मुझे सब जगह अच्छी लगी और मैंने ईमानदारी के साथ काम किया। हाँ, ये चीज देखने को मिली है। आपका बयान हमने देखा था कि ईमानदारी से मैं काम करता हूँ और मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। होता ही नहीं कभी। हाँ जी। अब जैसे मोदी पर्सनल मेरे से दुश्मनी मानता है, क्योंकि मैंने किसानों के मामले पे उससे झगड़ा कर लिया था जी। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी 2 महीने पहले मेरा गांव का घर रेड करा है। अभी मेरे सारे जितने कर्मचारी है, मेरे साथ के लोग हैं, सबके फोन सीबीआई के पास पड़े हैं, सबके यहाँ रेड हुए, ढूंढा, कुछ मिला नहीं, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता है ज्यादा। आपने जो ये राजनीतिक सफर तय किया है जी, आप ये बोलते हो कि मुझे कल कहीं भेज देंगे, मैं चला जाऊंगा, मेरे पास 6 कुर्ते पजामे और कुछ। जी एग्जैक्टली। तो हमने भी जब हम यहाँ पे आए हैं तो देखा कि वैसा कुछ हमें भी नहीं लगा कि बहुत ज्यादा राजनीतिक फायदा आपने उठाया है जी। तो जैसे जैसे समाज में अभी हम देख रहे हैं कि आजकल के जो राजनेता हैं बहुत आलीशान जीवन जीते हैं। अरे साहब क्या पूछते हो आप जी? आप यहाँ पे हो अभी और बहुत सादा जीवन जी रहे हो जी। आपको ये तो महसूस होता होगा कि मैंने जीवन में बहुत हानि, बहुत नुकसान उठाया, या किस और जो आपके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनके विचारों से आप जुड़े हुए हो, क्या ये उनका इफेक्ट है? उन्हीं का है भाई। मधुलिमे को मैंने देखा, हम मिलने जाते थे उनसे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। तो खुद चाय बना के देते, फुल टाइम सर्वेंट नहीं था उनके पास, खुद चाय बना के हम लोगों को पिलाते थे। कितना बड़ा आदमी था। एशिया का नंबर 1 पार्लियामेंटेरियन का उनको वो मिला था खिताब। और ये चौधरी चरण सिंह जी का था, एकदम सिंपली माता जी चौधरी चरण सिंह जी, उन पे भी फुल टाइम सर्वेंट नहीं था। तो सेम वही जो है जी। आपने इतनी लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं हमारे लिए, और आपके सानिध्य में अभी जो किसान आंदोलन था उसमें जो टिकैत जी का प्रकरण हुआ था उसमें भी आपने योगदान दिया था। हाँ, उसमें मैंने जब ये रोया है, हाँ जी, तो मैंने रात को 11 बजे अमित शाह साहब को उठाया। मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, अभी भी हैं एक तरह से। तो मैंने उन्हें कहा साहब ये ऐसे ऐसे हो गया और ये बात फैलेगी, कल मुजफ्फरनगर में पंचायत है, वायलेंस हो जाएगी। तो बोले क्या करें? मैं कहा इसको वहां से पुलिस बहुत भेज रखी थी उठाने को, जिससे वो डरा था। तो मैं कहा पुलिस वापस करिए, उसको आज मत गिरफ्तार करिए, और चाहिए तो आप बात कर लीजिए। तो उन्होंने फिर टिकैत से बात करी, उसको कंसोल किया, और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। टिकैत, उनके जो भाई हैं नरेश जी, उन्होंने बयान भी दिया था पंचायत में कि सत्यपाल मलिक जी का हम धन्यवाद करते हैं, और हाँ, उन्होंने ऐसे मौके पर हमारी मदद करी और उनको हम किसी दिन बुला के सम्मानित करेंगे वहां पे। तो उनसे मिलना हो पाया उसके बाद? नहीं, मेरा मिलना नहीं हो पाया। और आपने हमें इतना समय दिया, और युवाओं के लिए, किसानों के लिए आपके विचार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी कड़ी हो जो चौधरी चरण सिंह जी को यहाँ तक जोड़ते हो। अभी तो हम उन्हीं से प्रभावित हैं, अपने बड़ों से ही। हाँ जी। तो आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय हो गई आपकी?